India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीआईजी हचरण सिंह भुल्लर की याचिका की खारिज। याचिका में सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। वन भूमि को पट्टे पर देने के लिए केंद्र की मंजूरी जरूरी, सहकारी समिति को वन भूमि पर कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य वन विभाग को वन भूमि बहाल करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने सीजेएम को जवाब देने के लिए सब इंस्पेक्टर को किया अधिकृत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं एसएसपी के रवैये पर जताई नाराजगी। एसएसपी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कारण बताने का निर्देश। मसाला ब्रांड मामले में केरल उच्च न्यायालय ने ईडी की अपील पर फैसला रखा। सुरक्षित अपील एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ है, जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करने पर लगाई गई थी रोक। नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. एक महिला वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि नोएडा के सेक्टर 126 पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया, यौन उत्पीड़न किया, प्रताड़ित किया और धमकी भी दी। यह घटना तब हुई जब वह अपने मुवक्किल के साथ पुलिस स्टेशन गई थी, जिन्हें गंभीर चोटें आई थी। पीड़ित वकील ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने अपने मुफज्जिल के खिलाफ हमले की शिकायत दर्ज करने की कोशिश की तो पुलिस अधिकारियों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और उन्हें हिरासत में ले लिया। इस दौरान उनके साथ यौन उत्पीड़न भी किया गया और उनकी मोबाइल फोन से वीडियो डिलीट कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया कि वे सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखें और इसे नष्ट न करें। पीड़ित वकील की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और पुलिस अधिकारियों की करतूतें न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला है। उन्होंने कहा कि अगर वकीलों के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है तो आम लोगों के साथ क्या होगा। कोर्ट ने इस मामले में गंभीरता दिखाई और कहा कि वह इस मामले को देखेगा, खासकर सीसीटीवी कैमरों के संबंध में। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की जानकारी 2026 में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करेगा और तब तक सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश महत्वपूर्ण है कि इस पुलिस अधिकारियों को सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखना होगा और इसे नष्ट नहीं करना होगा। यह निर्देश पुलिस की जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी दावा किया कि इस तरह के मामलों में सावधानी से काम लेना, लेकिन गंभीर आरोपों के कारण वह इस मामले को देखेगा। कोर्ट ने कहा कि वह जनवरी 2026 में इस मामले की सुनवाई करेगा और तब तक पुलिस को सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत केंद्र सरकार की पहली से मंजूरी के बिना वन भूमि को पट्टे पर नहीं दिया जा सकता या खेती के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि कानून का उल्लंघन करके दिया गया कोई भी पट्टा अवैध है और उसे जारी नहीं रखा जा सकता। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कर्नाटक हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक सहकारी समिति को वन भूमि पर पट्टे को जारी रखने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि वन भूमि पर खेती के उद्देश्यों के लिए पट्टा देना ही अवैध है और 1980 के अधिनियम के विपरीत है। कोर्ट ने कहा कि वन भूमि को गैर वानिकी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जिसमें खेती भी शामिल है।
कोर्ट ने राज्य वन विभाग को निर्देश दिया कि वह 134 एकड़ भूमि पर स्वदेशी पेड़ पौधे लगाकर जंगल को बहाल करें। मामले के तथ्यों के अनुसार कर्नाटक सरकार ने 1976 में एक सहकारी समिति को 134 एकड़ वन भूमि को कृषि उद्देश्यों के लिए पट्टे पर दिया था। पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य ने इसे बढ़ाने से इनकार कर दिया और 1985 में पट्टा समाप्त कर दिया। सहकारी समिति ने इस फैसले को चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद समिति ने कब्जे की सुरक्षा के लिए सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने आंशिक रूप से उसके पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि वन भूमि पर अवैध कब्जे को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और राज्य को वन भूमि को बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सहकारी समिति को वन भूमि पर कोई अधिकार नहीं है और उन्हें जमीन खाली करनी होगी। इस फैसले से वन संरक्षण अधिनियम के तहत वन भूमि को संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वन भूमि का उपयोग केवल वन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है और इसके लिए केंद्र सरकार की पूर्ण मंजूरी आवश्यक है। अब आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि वन संरक्षण अधिनियम कैसे जंगलों को संरक्षित करते हैं। क्या आपको पता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? तो आइए समझते हैं इसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, जो कि 3 लेवल पर काम करता है। लेवल 1 द सेंट्रल लॉक, सेक्शन 2। इस एक्ट ने स्टेट्स की पावर पर रोक लगा दी। सेक्शन 2 के तहत कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल को किसी भी रिजर्व फॉरेस्ट को डी रिजर्व नहीं कर सकती और ना ही फॉरेस्ट लैंड को किसी नॉन फॉरेस्ट पर्पस जैसे कि माइनिंग के लिए दे सकती है। ये सबसे बड़ा बैरियर है। लेवल 2 स्ट्रिक्ट स्क्रूटिनी। अगर प्रपोजल आता भी है तो एडवाइजरी कमेटी चेक करती है क्या जंगल काटना जरूरी है, क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव है। इस स्ट्रिक्ट चेकिंग से अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन रुकता है। लेवल 3 रिकवरी एंड कंपनसेशन। परमिशन मिलने पर नुकसान की भरपाई तो जरूरी है। प्रोजेक्ट डेवलपर को बदले में जमीन और नए पेड़ लगाने का पूरा खर्चा देना पड़ेगा। सिंपल में कहें तो ये लॉ इंश्योर करता है कि अगर विकास के लिए एक हाथ से जंगल के लिए जाए तो दूसरे हाथ से वापस नेचर को लौटाया भी जाए। ये है इसका ओवरऑल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। टी प्रभाकर राव बनाम तेलंगाना राज्य मामले में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और तेलंगाना के विशेष खुफिया ब्यूरो या एसआईबी के पूर्व प्रमुख पर अवैध फोन टैपिंग और अनाधिकृत निगरानी का आरोप लगाया गया है। यह मामला पिछली राज्य सरकार के कार्यकाल के दौरान किए गए कथित अपराधों से संबंधित है, जिसमें राजनेताओं, पत्रकारों और व्यवसायियों के फोन कथित तौर पर बिना कानूनी प्राधिकरण के टैप किए गए थे। इस मामले में कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। क्या बिन कानूनी प्राधिकरण के फोन टैपिंग और निगरानी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है? क्या जांच के चरण में एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की हिरासत में पूछताछ उचित है? क्या अदालतों को राज्य शक्ति के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में अग्रिम जमानत या अंतरिम संरक्षण देना चाहिए? अदालतों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रभावी आपराधिक जांच की आवश्यकता के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए? प्रभाकर राव ने तर्क दिया कि उन्हें सरकार में बदलाव के कारण निशाना बनाया जा रहा है और खुफिया गतिविधियां गोपनीय होती हैं और राज्य की सुरक्षा के हित में की जाती हैं। हालांकि राज्य ने तर्क दिया कि प्रभाकर राव अवैध निगरानी अभियान के मुख्य वास्तुकार थे और अनाधिकृत फोन टैपिंग लोकतंत्र और गोपनीयता के मूल पर हमला करती है। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया और प्रभाकर राव को जांच में सहयोग करने के लिए सीमित अंतरिम संरक्षण प्रदान किया। बाद में अदालत ने निर्देश दिया कि प्रभाकर राव हिरासत में पूछताछ के लिए आत्मसमर्पण करें और डिजिटल साक्ष्य तक पहुंच प्रदान करें। यह मामला निजता, जवाबदेही और राज्य की निगरानी की सीमाओं के संवैधानिक महत्व को रेखांकित करता है। यह खुफिया एजेंसियों के दुरुपयोग पर न्यायिक जांच और उच्च स्तरीय शक्ति दुरुपयोग मामलों में डिजिटल साक्ष्य और हिरासत की आवश्यकता के प्रति अदालतों के विकसित दृष्टिकोण को भी रेखांकित करता है। केस पर ज्यादा जानकारी देंगे इंडिया लीगल रिपोर्टर कुणाल कश्यप।
गुड आफ्टरनून। आज के हम जिस केस पे बात करने वाले हैं वो है टी प्रभाकर राव वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना। तो टी प्रभाकर राव, जैसा आप सब जानते हैं, कि एक बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी थे जो कि स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो तेलंगाना के चीफ थे। और जब बीआरएस की सरकार थी तेलंगाना में, तब उन्होंने बहुत सारे, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का इलीगली फ़ोन टैपिंग किया है, जिसमें से जजेस, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े तेलंगाना के लोग थे जो सरकार से जुड़े हुए थे। पर 2023 में जैसे ही वहाँ से सरकार उनकी पलट गई बीआरएस की और कांग्रेस सरकार आई, तब पता लगा कि यहाँ ये सारी टेपिंग जो है ये तो इलीगल है। तब इन्होंने जब कोर्ट में जब गए ये सारे लोग तेलंगाना सरकार की तरफ से, तब उन्होंने कहा कि आईपीएस साहब ने कहा कि ये सब हमने अपने राज्य की सिक्योरिटी के लिए किया है। पर उन पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने राज्य की सिक्योरिटी के लिए नहीं किया है, जबकि बीआरएस के गवर्नमेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया है। और जिस दिन सरकार पलटी, उस दिन उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने जूनियर्स को ये दिशा निर्देश दिए कि वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं और टेप रिकॉर्डिंग्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दें। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक तरफ सरकार ये कह रही है कि इन्हें अरेस्ट करना ज़रूरी है और इन्हें इंट्रोगेशन इनकी करना ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने जो भी किया वो आर्टिकल 21 के विरुद्ध है, यानी खिलाफ है। लेकिन ये उल्टा कहते हैं कि नहीं, ये एक इंटेलिजेंस मैटर है, हम इसके बारे में ज़्यादा रिवील नहीं कर सकते, लेकिन हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने ये स्टेट की और आइन की सिक्योरिटी के लिए किया है। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप भले ही आईपीएस ऑफिसर हों या जो भी हों, आपको कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। क्योंकि आपको अगर मालूम हो तो प्रभाकर राव साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर यूएसए गए हुए थे और वो यूएसए से वापस आए, और जब वो यूएसए से वापस आए तब कोर्ट ने उन्हें इंटरिम प्रोटेक्शन दी थी, पर इंटरिम प्रोटेक्शन उनकी हटाकर उन्हें सरेंडर करने को कहा गया। फिर उन्होंने सरेंडर किया है और अभी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अगर 26 दिसंबर सन 2025 तक इसमें कोई बड़ा सबूत तेलंगाना पुलिस के हाथ नहीं लगा, तब टी प्रभाकर राव को तब ज़मानत दे दी जाएगी और 26 तारीख को वो बाहर आएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी। भुल्लर पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं और उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। बिना किसी अंतरिम राहत के भुल्लर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने बिना कोई कारण बताए अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि हाई कोर्ट पहले से ही मामले की सुनवाई कर रहा है, इसलिए वह इस मामले में दखल नहीं देना चाहता। कोर्ट ने भुल्लर के वकील को हाई कोर्ट में जाने की अनुमति दी। केस के मुख्य बिंदु हैं, जिसमें पहला है सुप्रीम कोर्ट ने हरचरण सिंह भुल्लर की याचिका खारिज कर दी। दूसरा, भुल्लर पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप हैं। तीसरा, हाईकोर्ट ने सुनवाई जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में जाने की अनुमति दी। भुल्लर के खिलाफ सीबीआई ने 2 एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है। केरल उच्च न्यायालय में एक्ट्रेस असॉल्ट केस के 2 दोषियों ने अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग करते हुए अपील दायर की है। इन दोनों दोषियों के नाम सलीम उर्फ वडीवाल सलीम और प्रदीप है। दोनों ने 12 दिसंबर को एर्नाकुलम के प्रिंसिपल सेशन कोर्ट द्वारा दी गई सजा के खिलाफ अपील दायर की है। न्यायमूर्ति बैचू किरियन थॉमस की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने अपीलों में कुछ तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए दोषियों को इन खामियों को दूर करने के लिए कोर्ट की छुट्टियों के बाद का समय दिया है। दोनों दोषियों ने अपनी अपील में कहा है कि उन्हें अपराध में कोई भूमिका नहीं थी और अभियोजन पक्ष ने उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य नहीं पेश किए। उन्होंने अपनी सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहाई की मांग की है। गौरतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने 6 लोगों को गैंग रेप, आपराधिक साजिश, अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाना और आईटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया था और उन्हें 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं के सीनियर पुलिस अधीक्षक के रवैयों पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने एसएसपी को फटकार लगाते हुए कहा कि उनका व्यवहार सरासर उद्दंडता है। दरअसल एसएसपी ने एक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जवाब देने के लिए एक सब इंस्पेक्टर को अधिकृत किया था, जिस पर कोर्ट ने आपत्ति जताई। जस्टिस जे मुनिर और जस्टिस संजीव कुमार की खंडपीठ ने कहा कि जब सीजेएम ने हाईकोर्ट के आदेश के तहत स्वयं एसएसपी को मेमो भेजा था, तो ऐसे में किसी थाना स्तर के सब इंस्पेक्टर से जवाब भिजवाना प्रथम दृष्टया सरासर उद्दंडता है। कोर्ट ने कहा कि यदि मामला न्यायालय की प्रक्रिया से जुड़ा था, तब भी एसएसपी को स्वयं मेमो के माध्यम से जवाब देना चाहिए, न कि किसी साधारण अनिर्दिष्ट अधिकारी से पत्र लिखवाना चाहिए। कोर्ट ने एसएसपी द्वारा दाखिल रिपोर्ट पर भी गहरी असंतुष्टि जताई, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता का पता नहीं चल सका। कोर्ट ने कहा कि यह रिपोर्ट उसके स्पष्ट आदेश का उल्लंघन है, क्योंकि वारंट केवल 2 ही परिस्थितियों में बिना तामील लौटाया जा सकता है: यदि अपीलकर्ता की मृत्यु हो चुकी हो या वह देश छोड़ चुका हो। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों में किसी भी स्थिति की पुष्टि रिपोर्ट में नहीं की गई है। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इन परिस्थितियों में बदायूं के एसएसपी प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना के दोषी प्रतीत होते हैं। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया कि वह 19 दिसंबर को दोपहर 2 बजे तक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर 3 बिंदुओं पर कारण बताएं क्यों उनके खिलाफ अलग से सिविल अवमानना की कार्यवाही दर्ज न की जाए। उन्होंने 10 दिसंबर 2025 के आदेश में बताए गए सीमित आधारों के बावजूद अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर पेश नहीं किया और उन्होंने स्वयं सीजेएम को जवाब देने के बजाय सब इंस्पेक्टर से पत्र क्यों भिजवाया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, तो एसएसपी को स्वयं अदालत में उपस्थित होना होगा। इस मामले में कोर्ट की नाराजगी से एसएसपी को अपनी कार्यशैली में सुधार करने की आवश्यकता है। राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें वकीलों के कल्याण कोष अधिनियम में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वकालतनामा शुल्क और सदस्यता शुल्क में वृद्धि के बावजूद वकीलों के कल्याणकारी लाभों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सतीश कुमार खंडेवाल ने राजस्थान अधिवक्ता कल्याण कोष अधिनियम 1987 और 2020 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है। इन संशोधनों के तहत वकीलों के लिए सदस्यता शुल्क और वकालतनामा शुल्क में वृद्धि की गई है, लेकिन उनके लाभों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि संशोधनों ने वकीलों पर अनुचित वित्तीय बोझ डाला है और उन्हें कल्याणकारी योजना से वंचित किया है। याचिका में कहा गया है कि वकीलों को अब पहले से अधिक शुल्क देना होगा, लेकिन उनके लाभों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। याचिका में विशेष रूप से जीवन काल सदस्यता शुल्क में वृद्धि को चुनौती दी गई है, जो अब 50,000 है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि यह शुल्क वकीलों के लिए वहन करना मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो अभी अपना करियर शुरू कर रहे हैं। याचिका में राजस्थान उच्च न्यायालय से संशोधित प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने और राज्य और बार काउंसिल और को चुनौती पुनर्विचार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वकीलों को उनके करियर के दौरान किए गए योगदान के अनुसार सेवानिवृत्ति के समय भुगतान किया जाना चाहिए। यह मामला वकीलों के कल्याण और उनके अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। न्यायालय का फैसला वकीलों के भविष्य और उनके कल्याण के लिए महत्वपूर्ण होगा। केरल उच्च न्यायालय ने मसाला ब्रांड के उपयोग से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय की एक अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। यह अपील एकल न्यायाधीश के उस अंतरिम आदेश के खिलाफ है, जिसमें केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के कारण बताओ नोटिस जारी करने पर रोक लगाई गई थी। न्यायालय ने ईडी की इस दलील पर विचार किया कि एकल न्यायाधीश ने फेमा के तहत पूर्ण वैधानिक ढांचे पर विचार किए बिना अंतरिम राहत दी। ईडी ने तर्क दिया कि केआईवीएफपी के खिलाफ जांच के लिए सक्षम अपराधिकारी को अनुमति दे देनी चाहिए। दूसरी ओर केआईआईएफबी ने तर्क दिया कि कार्यवाही बिना उचित विचार के शुरू की गई थी और आरबीआई सर्कुलर पर भरोसा करने वाला ईडी अब पुराना हो गया है। केआईआईएफबी ने यह भी कहा कि वे आरबीआई की मंजूरी के साथ धन के उपयोग की नियमित रिपोर्ट कर रहे हैं और आरबीआई से दुरुपयोग के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।
इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी में होगी, जब न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। इससे पहले एकल न्यायाधीश ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 महीनों की रोक लगा दी थी और कहा था कि KIIFP द्वारा दी गई बुनियादी ढांचा गतिविधियों को वास्तविक गतिविधि नहीं बना जा सकता है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों में त्रुटियों के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है, जिसमें न्यायिक सेवा परीक्षा भी शामिल है। न्यायालय ने कहा कि ये त्रुटियां छात्रों के बीच अविश्वास और निराशा पैदा कर सकती हैं और उनके आत्मविश्वास को हिला सकती हैं। न्यायालय ने UKPSC को निर्देश दिया है कि वे विवादित प्रश्नों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करें, त्रुटियों को ठीक करने के लिए कारण बताते हुए रिपोर्ट तैयार करें और संशोधित मेरिट सूची प्रकाशित करें। इस मामले में न्यायालय ने 2 प्रश्नों के उत्तरों में बदलाव करने और 2 प्रश्नों को हटाने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने कहा कि UKPSC की त्रुटियों के कारण उम्मीदवारों को परेशानी होती है और उनकी भावनाओं और मनोविज्ञान पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। न्यायालय ने आगे कहा कि उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी में महीनों या वर्षों का समय लगाते हैं और त्रुटिपूर्ण प्रश्न उनके भविष्य की संभावनाओं पर अतिरिक्त दबाव और चिंता पैदा करते हैं। इसलिए न्यायालय ने UKPSC को प्रश्न पत्रों से त्रुटियों को कम करने और उन्हें तुरंत ठीक करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया है। फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.